अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टडी विद खोला, जिसमें हम बात करते हैं लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की, इंफॉर्मेशन की, मोटिवेशन की और ऐसे बहुत से टॉपिक जो ट्रेंडिंग हो, इम्पॉर्टेंट हो। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, आज हम ये पोएम पढ़ने वाले हैं जो पब्लिश हुई थी 1819 में, जो लिखी थी जॉन कीट्स ने। क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे पोएट जो हैं जिनकी डेथ जो है अर्ली एज में हुई है, यंग एज में हुई है। तो उस यंग एज में यानी कि 25 एज बहुत ही कम एज होती है, जॉन कीट्स की भी डेथ तब हुई। लेकिन अगर आप इनका काम देखें तो वो मेच्योरिटी से भरा है। उसमें वर्ड दुनिया की खूबसूरती को बताया गया है, इसके अलावा दुनिया की सफरिंग्स को भी बताया गया है। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जो है उनमें से एक है। अगर बात की जाए अर्न की और ग्रेशियन अर्न की, इसके हम मीनिंग को स्टार्ट करते हैं समझने की कि ये क्या है। अर्न क्या है? अर्न एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ वेज। ठीक है, जिस तरह एक गुलदान होता है जिसमें हम फ्लावर्स रखते हैं ना, उसी तरह का ये एक वेज है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो है इन्होंने बात इस पोएम में समझाने की कोशिश की है। अगर आप बात करते हैं ओड की, ये क्लासिकल काइंड होती है पोएम की, जिसमें गाना गाया जाता है, सिंगिंग क्वालिटी होती है, स्पेशली एंशियंट ग्रीक्स की। जब वो अपनी ओर्स बयान किया करते थे तो वो सिंगिंग क्वालिटी के ज़रिए जो है अपनी ओर्स बताते थे। और ये डिफरेंट किस्म की ओर्स होती थी, इसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता था। और स्टेंजा जो थे इनके इरेगुलर होते थे, कभी रेगुलर होते थे। लेकिन इसमें ऐसा था कि समथिंग दैट इज लव्ड, ठीक है, समथिंग सीरियस दैट इनवाइट्स आवर इंटेलेक्चुअल थॉट, जो आपको इस पोएम में नजर आएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं, टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जी मेरे प्यारे साथियों, पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा, देन वी विल अंडरस्टैंड एंड रीड इट एंड explain it line by line. Though still unravished, brat of quietness, though foster child of silent and slow time, Sullivan, historian who can do express, of love we tell more sweetly than our rhyme. What leafing legend haunts about the shape of deities or mortals or of bird, and them for the tales of Arcady. What men or gods are these? What madness, Lord? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? So you look at this stanza, so many questions are there. पहला जी वर्ड अनरेविश है। अनरेविश की अगर बात करें तो इसका मतलब है एक ऐसी ब्राइड जो अभी शादीशुदा नहीं है, जिसकी शादी होनी है। ठीक है, फोस्टर चाइल्ड का क्या मतलब आप निकाल सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल ना हो। ठीक है, और सेल्वियन हिस्ट्री ये एक वुड्स है। ठीक है, हिस्टोरी में इसको वुड्स बनाने के लिए यूज किया जाता था।
So caste is an old-fashioned form of can. Here is a caste word you can see. और legend जो है अगर आपको नजर आए यहाँ पे तो इसका मतलब है old story, deities or mortals or of both. First we are looking at these words meaning. Tam is a kind of valley in Greek. Look at these word arcade. Arcade. You can see these. Myron. Myron जो होता है जी old woman है. Word for girl जो औरत के लिए लड़की के लिए यूज किया जाता था. Pursuits जो हैं रेफर टू क्लासिक सीन. यू कैन से परसूट जो स्ट्रगल हम दुनिया के लिए करते हैं उसमें इसका मीनिंग आ रहा है. तो जी अब एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट वर्ड में हम देखते हैं कि नरेटर किस तरह से एक ग्रीक ओल्ड अर्न के पास खड़ा है. अर्न जो है बेसिकली सब्जेक्ट है इस होल पोएम का. इसमें ये क्या बताना चाहता है? He is trying to tell images of people who have been lost, frozen. Frozen वो ऐसे लोग जो ancient थे, biological भी नहीं थे. Kind of silence. Trying to explain historian, wondering just what legend or story the figure stuck on the side of trying to convey. He's trying to convey the old ancient things. He's trying to develop the pictures, trying to explain the things. Gang of man, the chase, some woman, described as a mad pursuit. Narrator, poet, try to explain the struggle to escape or the wild audacity. Between these two ideas, given an intellectual Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ye soft pipes play on, not to the sense of ear, but more endear, pipe to the spirit deities of no tune. Fair youth beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor even can those trees be bare. Bold lover never, never canst thou guess. Though winning near the goal yet, do not grieve, she cannot fade. Thou hast not thy bliss forever while thou love, and she be fair. So you can see pipes यहाँ पे आपको word नजर आ रहा है. It's a kind of flutes. Yeah, kind of flutes music you can say. So hard melodies यानी कि sweet memories, picture of on years of our imaginations, a kind of spirit deities of no tune. A deity is a simple kind of song. Deities की अगर आप बात कीजिए, spirit ये song है, ठीक है. Kind of imaginative, a person who is looking itself on its existence, like that. Fair youth beneath the trees. These lines runs until the end of the art captures the poet is trying to say. So these are important meanings. So let's discuss. During the second verse, reader is trying to introduce another picture of Grecian art. It's about Grecian art. In this scene, a young man. यहाँ पे वहाँ पे बात की गई हिस्ट्री की, यहाँ पे बात की गई यंग मैन की, जो किसके साथ बैठा है? अपने लवर के साथ. यहाँ पे यू कैन से बोल्ड लवर नेवर नेवर कास्ट टू किस. सीमिंगली प्लेइंग अ सॉन्ग ऑन पाइप, यानी कि फ्लूट पे वो एक किस्म का सॉन्ग बजा रहा है जो कि स्पिरिचुअल है, जिसकी टून भी नहीं है. और वो दोनों जो है घिरे पड़े हैं किससे? ट्रीज से, यानी कि उनके इर्द गिर्द जो है वो ट्रीज हैं. एक अच्छा सा जो है इन्वायरमेंट जो है क्रिएट किया गया है. यू कैन से द सॉन्ग नेवर इवन कैन दोस ट्रीज बी बियर. ठीक है. अगेन द नेटर ट्राई
to develop the interest. मेलोडीज क्या हैं इनकी? जब ये मेलोडीज हैं वो स्वीट भी हैं, ठीक है, द मेलोडीज आर आल्सो स्वीट, बट दोज आर अनहर्ड। बट ये जो मेलोडीज हैं ये सुनी भी नहीं गई। आप इस फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं, स्वीट तो हैं थी ये जो यंग कपल का सिंग कर रहा था और दरख्तों के इर्द गिर्द बैठा हुआ था, उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दरख्त थे, एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट किया है पोइट ने यहाँ पे, बट वो अनहर्ड हैं, ठीक है, अनअफेक्टेड हैं। किससे? चेंजेस से, फैशन से, ओल्ड ग्रोइंग से। जैसे कि एक इंसान है जो बूढ़ा होता चला जाता है, इसी तरह यहाँ पे ये जो स्वीटर मेलोडीज हैं इस चेंज से जो उनकी लाइफ में आ रहा है। So guys, let's talk about third stanza. You can see on your screen. Be attentive please. Oh happy happy bows that cannot shed. Your leaves no ever bid spring adieu, and happy melodies unwearied. For every piping soul forever new, more happy love, more happy, happy love. There's a tune you can say, forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young, all breathing human passion far above, that leaves a heart high, sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. Third stanza, he is again trying to focus on the same two lovers, but turns its attention to the rest of the scene. In the second stanza, he is telling the story. अब वो जो है सीन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रीज के जो पीछे है जो पाइप प्लेयर है, यानी कि वो फ्लूट बजाने वाला है, नेवर ग्रो ओल्ड एंड देयर लीव्स विल नेवर फॉल। ही इज ट्राइंग टू से कि वो इमोर्टल है, कभी गिरती नहीं है, उसका प्यार और ये टून जो है कभी ख़त्म नहीं होती। आइडिया जो है उसने प्लीज, प्लेयर, हैप्पीनेस का रिवील किया है। जैसे कि लीव्स जो हैं वैसे ही रहती हैं, इसी तरह लवर्स का जो प्यार है इक्वली क्या रहता है, ना फानी होता है ना ख़त्म होने वाला है, और ये चेंज भी नहीं होगा वक्त के साथ। नॉर्मल लव जो होता है ना इंसान का, अगर ह्यूमन लव की बात की जाए तो मौत पे जब इंसान का आखिरी सांस होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, बट ये जो लव है ये ख़त्म नहीं होता। कब तक ख़त्म नहीं होता? ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर वर्क। अब ये ह्यूमन का कहाँ पे है कि ये सांस के साथ है, ब्रीथ के साथ है, ब्रीथ ख़त्म तो ख़त्म। और इनका जो है बर्निंग फॉरहेड एंड पासिंग टंग, प्रॉब्लम दैट द यंग लवर्स विल नॉट फेस, ठीक है। ही इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कपल इन दिस सीन, द ट्राइंग टू elaborate the escape, the temporary escape from the nature, and the piper song remains new forever while his love remains young and beautiful. So this too never ends. This love, he believes, is far above the standard of human. With that, human thinks that the love ends with breath, but the poet not thinks same like that human. He is believing that the real love is inevitable capacity, immortal capacity of never ending. It's immortal, so the quality of an ancient urn, जब एंशियंट होता है ना तो वो संभाल के रखते हैं, इसी तरह प्यार पोएट के नज़दीक ऐसा है जो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, सांस के साथ भी ख़त्म नहीं होती, बट ये उसका बिलीव है। बात की जाए अगर फोर्थ स्टैंजा की, हु आर दीज कमिंग टू सैक्रिफाइस टू व्हाट क्वीन ऑल्टर, a mysterious priest lead shadow that heifer lowing at the skies, and all her skeleton flanks with garlands dressed. What little down by river or seashore or mountain built with peaceful
citadel is attempted of this walk, despite the small and little town, they streets were evermore, while silent being and not a soul to tell, why thou art dissolved can e'er return। फोर्थ स्टैंजा में बात की जाए तो ओड ऑन अ ग्रेशियन जो अर्न है, really developing the idea here. He is turning to depict the other image of urn, this time a group of people। यहाँ पे पहले जो स्टैंजाज में थे लवर की स्टोरी बताई, इसमें काफी ज्यादा लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, एक काऊ गाय को सेक्रीफाइस के लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, नरेटर ट्राई एंड he also changed about finding the individual's lives. The speaker, the poet, the narrator in Ode on a Grecian Urn struggle and elaborating the people to think about on the urn as they though were functioning in regular time. This means that he imagines on the starting point, the little down, green altar. In return, he images about little town, छोटे कस्बे से जहां से वो आए हैं, now deserted because its inhabitants, जो उसके बाशिंदे थे ना वो ठंडे पड़ चुके हैं, उनके खून सफेद हो चुके हैं। In the image on the side of the urn forevermore, this hints, and when he sees the limitations of static piece of art, viewer can never these type of motivations of the people, the real story that makes him interesting. Narrator is trying to engaging the people. He is trying to engage and figure out what urn can do. किस तरह लोग चेंज होते हैं, ये अर्न भी चेंज हो सकता है क्या? He is trying to developing the curiosity actually. Deeper kind of identification. He leaves on the readers to try to find out here. But here, the empty town, there is little else to say. This is the limit of the urn as piece of art, not able to provide him more kind of information. So he's trying to say about the sacrifice of cow, the thinking of ancient people, the thinking of the historian, how the changing effects. So work on it. This is the message of the poet here. This is the fifth stanza. O attic shape for attitude, with breath of marblement and maidens overwrought, with forest branches and the trodden weed, those silent form, those trees as out of that, as doth eternity called pastoral. When old age shall this generation waste, those shall remain in midst of other woe, then never the friend of man to whom thou sayest, Beauty is truth, beauty, that is all ye know on earth, and all ye need to know. So this is very beautiful stanza here. The final stanza, the most famous piece of poetry Keats ever wrote. In this stanza, he is directly talking to urn itself. उसको क्या यकीन है? Don't tease us out of thought. You can see in this line, don't tease us out of thought. After everyone has died, the urn will remain same. This is the belief of poet. Still providing hints, humanity, but no real answers. कंक्लूजन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहे हैं। यहाँ पे जो पोएट है चेंज को महसूस कर रहा है। किस तरह से ये चेंज आया है?
The urn teases him with its immortal existence, feeding of the hungry generations के जनरेशन और जनरेशन्स गुजर रही हैं, जो इंसान की नस्लें हैं, उनकी क्या भूख है, उनकी क्या फाइंडिंग है, उसके बारे में बात की जा रही है, किस तरह से अपना वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर अर्न की बात की जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ लिटिल वर्ड जिसके खुद के रूल होते हैं, ह्यूमन के साथ, ह्यूमन की लाइफ के साथ, उनकी इंसेस्टर्स की लाइफ के साथ इसको मिलाने की कोशिश कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है, एक काइंड ऑफ एस्थेटिक पीस ऑफ आर्ट यहाँ पे पोएट क्रिएट कर रहा है, और स्पीकर से ये इंसिस्ट कर रहा है कि फाइंड्स unsatisfying things when compared to the richness of everyday human life. लास्ट लाइन जो है, पीस ऑफ इनक्रेडिबल वर्क, और ऑन ग्रीशियन जो है एक किस्म का बहुत ही अमेजिंग काम है, ये लास्ट लाइन में पता लगा। और अगर हम इसको सम अप करते हैं कि ये ट्रू नेचर ऑफ ब्यूटी की बात है, ठीक है, और इसने एक किस्म का जो है एक इंटरप्रिटेशन है कि अपनी जो हेरिटेज है, अपना विरसा है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको फाइंड आउट करना चाहिए, और अपना जो लव है जिंदगी के बारे में, नेचर के बारे में, और जिसने हमें क्रिएट किया है, वो ट्रू होना चाहिए। इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग, इट्स नॉट फेक, it's not dependent. So this is the message from the poet. Hopefully you all understand these all 5 stanzas. So at the end I'm saying, if you like my video, kindly don't forget to subscribe my channel, please like my channel, share with all learners. Thank you again. Let's meet with another video. Allah Hafiz.